Hello everyone, I welcome you all on our YouTube channel JNB English Empire. Today we are going to discuss another chapter from class 10th syllabus, that is the making of a scientist, lesson number 6 from Footprints Without Feet by Robert W. Peterson. ये चैप्टर स्पेशली जो यंग लर्नर्स हैं उनके लिए बहुत ही मोटिवेशनल चैप्टर है, बहुत अच्छी स्टोरी है रिचर्ड एच एब्राइट की, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और उनकी क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स की हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं, सक्सेस उनको बहुत सारी अचीवमेंट्स मिली हैं, सक्सेस मिली है बहुत ज़्यादा, सिर्फ एक वजह से, एंड दैट वाज हिज क्यूरियोसिटी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट. Richard Ebright has received the Shirley Scholar Award and the Shering-Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology. So, Richard H. Ebright को इस Shirley Scholar Award और Shering-Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology ये मिले हैं. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. ये उसकी जो बटरफ्लाइज़ के लिए अट्रैक्शन थी, उसकी वजह से ही साइंस की दुनिया में उसके लिए नए दरवाजे खुल गए, नई सक्सेस जो थी उसको मिले. लेट्स स्टार्ट. एट द एज ऑफ 22, ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद ए न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क. 22 साल की एज में एक फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर की इनको डेजिग्नेशन मिला था. इनके पिछले जो क्लास थी, स्काउट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, एंड उन्होंने 22 साल की एज में साइंस की वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को, साइंस की वर्ल्ड को उन्होंने एक नई थ्योरी, हाउ सेल्स वर्क, सेल्स कैसे काम करते हैं, इससे पूरा एक्साइट कर दिया था पूरी दुनिया को. Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. Richard H. Ebright ने और उनके कॉलेज रूममेट ने ये थ्योरी को एक आर्टिकल के रूप में प्रेजेंट किया था. एक बहुत फेमस एक मैगज़ीन है, प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इसमें इन्होंने अपना एक आर्टिकल दिया था, हाउ सेल्स वर्क. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. ये पहली बार था कि इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल में एक जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ था. In sports, that would be like making the big league at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. पहली बार 22 साल के किसी लड़के ने पहली बार इतनी बड़ी इस जो साइंटिफिक जर्नल था इसमें अपना आर्टिकल प्रेजेंट किया था, अपनी थ्योरी दी थी, और पहली बार ऐसा हुआ था कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को ऐसा चांस मिला था. इन स्पोर्ट्स, अगर हम स्पोर्ट्स से इसका कंपैरिजन करें तो दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15. तो ये होगा कि आप 15 साल की एज में बहुत बड़ी बड़ी लीग खेल रहे हैं स्पोर्ट्स में, और हिटिंग ए होम रन इन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. और बैट यहाँ पे एक एस्ट्रिक लगा हुआ है, इट मीन्स ये नीचे ये कॉलम बना हुआ छोटा सा, ए होम रन इज़ इन द गेम ऑफ बेसबॉल इज़ व्हेन द बैटर scores a run after running safely around all bases and back to the home plate without stopping. A ball hit out of the playing field is also called a home run. Getting a paper published at the age of 15 in a scientific journal is here compared to scoring a home run while batting for the first time. मतलब आप पहली बार बैटिंग कर रहे हैं, बेसबॉल का कंपैरिजन लिया है, एग्जांपल लिया है. बेसबॉल में जब आप पहली ही बॉल को फेस कर रहे हैं और उसी बॉल पे आपने होम रन लिया, मतलब या तो आप बेसबॉल में आपने देखा होगा 4 कॉर्नर्स होते हैं,
उन 4 कॉर्नर से आकर के, जैसे यहाँ पे अगर कोई वो बैट्समैन है तो उसने जैसे ही हिट किया उसने इस पॉइंट को भी कवर किया, देन ही मूव्स टू नेक्स्ट वन, देन ही मूव्स टू नेक्स्ट वन एंड देन ही जॉइन्स द होम। तो ये होम रन कंप्लीट हुआ। या फिर पहली ही बॉल में बॉल को बाउंड्री के बाहर कर देना, दैट इज़। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उसके लिए। रिचर्ड एच एब्राइट, इट वाज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। रिचर्ड एच एब्राइट के लिए उनके उस साइंस का जो करियर था, साइंस में जितनी भी अचीवमेंट्स की थी उन्होंने, उन अचीवमेंट्स में से ये, उन बहुत लंबी अचीवमेंट्स की लिस्ट में से ये एक था। एंड अदर फील्ड्स, और बाकी की फील्ड्स में जो भी रिसर्च उन्होंने किया था उनमें से ये एक था। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब स्टार्ट हुआ बटरफ्लाइज की वजह से। एन ओनली चाइल्ड, एब्राइट ग्रीव अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया। सिर्फ इकलौता बच्चा था ये, अकेला बच्चा घर का। और एब्राइट यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रीडिंग नाम के जो शहर है उसके पेंसिल्वेनिया शहर में ये इनका बर्थ हुआ था, वहीं पे पालन पोषण हुआ। देयर wasn't much I could do, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. रिचर्ड एच एब्राइट ने क्या कहा कि देयर wasn't much I could do there. वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था करने के लिए, वहाँ पे पेंसिल्वेनिया में ज़्यादा कुछ नहीं था करने के लिए। आई सर्टनली couldn't play football or baseball with a team of one, और मैं एक, क्योंकि अकेला था, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई भी नहीं था, तो मैं एक की टीम से ना फुटबॉल खेल सकता था ना ही बेसबॉल खेल सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग, सिर्फ एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, और वो था कलेक्ट थिंग्स, चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड, और ऐसा ही उन्होंने किया। एंड डिड ही एवर, और हमेशा किया। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। किंडरगार्टन से ही, बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था इन्होंने ये चीज़ों को कलेक्ट करना। तो एब्राइट ने क्या किया, बचपन से ही, किंडरगार्टन लेवल से ही बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया विद सेम डिटर्मिनेशन, उसी निष्ठा के साथ में, उसी डिटर्मिनेशन, पक्के इरादे के साथ में, दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, और जिसकी वजह से बाकी की उसकी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो पूरी हुई। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। तो इन्होंने बाकी और भी चीज़ें कलेक्ट की बटरफ्लाइज के अलावा, रॉक्स को कलेक्ट किया, फॉसिल्स को, कॉइन्स को कलेक्ट किया। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, समटाइम्स आफ्टर स्टार गेजिंग ऑल नाइट। और वो बहुत उत्सुक एक एस्ट्रोनॉमर भी बने। एस्ट्रोनॉमर, द पर्सन हु डू रिसर्च ऑन स्पेस, ठीक है। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कई बार तो पूरी पूरी रात भर ऊपर तारों को आसमान में देखते रहते थे। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind. शुरुआत से ही उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी से, मतलब उत्सुकता, कुछ नया जानने की, कुछ करने की उत्सुकता, और विद ए ब्राइट माइंड, तेज दिमाग तो था ही था। He also had a mother who encouraged his interest in learning. उसकी माँ भी बहुत encourage करती थी, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करती थी लर्निंग में। She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and help him in many other ways. उसकी मदद, उसको फील्ड ट्रिप्स पे ले जाते थे घूमने के लिए, टेलीस्कोप्स खरीदे उसके लिए, माइक्रोस्कोप्स खरीदे, कैमराज लिए, माउंटिंग मटेरियल्स, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए मटेरियल भी लिया, और बाकी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी खरीदे, जिसकी वजह से एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और इस तरह से दूसरे तरीक़ों से भी उसकी हेल्प की। I was his only companion until he started school, his mother said. तो उसकी माँ कहती थी कि सिर्फ मैं ही उसकी इकलौती साथी थी, दोस्त थी, जब तक कि उसने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं किया। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। उसके बाद जब उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया तो उसके दोस्त बने, और फिर वो अपने साथ अपने दोस्तों को भी घर लाने लगा। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। लेकिन शाम को वो जो भी एक्टिविटीज़ थी, खाना खाना, घूमना, टहलना, पढ़ना, वो हम लोग इकट्ठा करते थे। रिची, निकनेम रिचर्ड एच एब्राइट, रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd grade.
उसकी मदर कहती हैं कि रिचर्ड एब्राइट जो हैं वही मेरी ज़िंदगी थी, वही मेरा जीवन था। उसके फादर जो कि एक्सपायर हो गए थे, मर गए थे जब वो सिर्फ तीसरी कक्षा में था, थर्ड ग्रेड में था। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। उसकी माँ और रिचर्ड एब्राइट दोनों ही हर शाम को डाइनिंग रूम टेबल पे बिताते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर रिचर्ड एच एब्राइट के साथ पास कोई और काम नहीं होता करने के लिए, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, हिज मदर सेड। ही लाइक्ड इट, ही वॉन्टेड टू लर्न। तो उसकी माँ कहती थी कि अगर रिचर्ड एब्राइट कई बार फ्री होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी, नॉट अ फिजिकल वर्क, ऐसा काम नहीं कि जो कि उसको फिजिकली करना पड़े, जो उसकी जैसे पत्थर उठाना या क्लीनिंग करना, नहीं नहीं ऐसा नहीं, बट लर्निंग थिंग, ऐसा काम जिसमें से वो कुछ सीख सके। ही लाइक्ड इट, वो भी इस काम को पसंद करता था, इन चीज़ों को पसंद करता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, और वो भी इन चीज़ों को सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और लर्निंग ही उसने की। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, जब वो स्कूलिंग में अपने स्कूल में थे तो टॉप ग्रेड्स उसने, अपने टॉप जो पॉइंट्स थे या बेस्ट ग्रेड्स जो थे वो स्कूल में हासिल किए। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर से। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि बाकी की दूसरी डेली एक्टिविटीज़ में वो दूसरे बच्चों की तरह ही था, मतलब कोई ऐसा स्पेशल नहीं था, बाकी की बच्चों की तरह ही वो बिहेव करता था, दूसरे बच्चों की तरह एक्टिविटीज़ करता था। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। जब तक वो सेकेंड ग्रेड में हुआ, एब्राइट ने 25 स्पीसीज़ ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्ट कर लिए थे अपने घर के आसपास के, अपने शहर के आसपास के जितना भी एरिया था उसमें जो 25 स्पीसीज़ थी बटरफ्लाइज की, उनको कलेक्ट कर लिया था। ये रहा वो चार्ट जो कि उसने उस टाइम जब वो सेकंड ग्रेड में था उनको कलेक्ट कर लिया था, इतनी बटरफ्लाइज को। ठीक है, ये सारे बटरफ्लाइज के नाम हैं जिसको उसने सेकंड ग्रेड तक कलेक्ट कर लिया था। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. तो रिचर्ड एब्राइट कहते हैं कि शायद वो मेरे बटरफ्लाई कलेक्टिंग का एंड हो गया होता उस टाइम मैंने छोड़ दिया होता बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना, लेकिन मेरी मम्मा मेरे लिए एक बच्चों की किताब ले आई जिसका टाइटल था द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्च बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। ये बुक ये बताती थी कि कैसे मोनार्च बटरफ्लाइज जो हैं वो सेंट्रल अमेरिका को माइग्रेट करती हैं, कैसे वहाँ पहुँचती हैं। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। और उसको पढ़ने के बाद उस यंग कलेक्टर के लिए जो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करता था उसके लिए साइंस की दुनिया जैसे खुल गई हो, उसका दिमाग खुल गया साइंस की दुनिया के लिए। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। उस बुक के एंड में रीडर्स को इनवाइट किया गया था, ये लिखा हुआ था, इनवाइट किया गया था रीडर्स को कि बटरफ्लाइज को स्टडी करने में, उनकी माइग्रेशन को स्टडी करने में हमारी हेल्प करें। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज। उनको ये कहा गया था कि आप बटरफ्लाइज को टैग कीजिए फॉर रिसर्च करने के लिए। और ये किसने कहा था? डॉक्टर फ्रेडरिक ए रकाहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के एक प्रोफेसर थे डॉक्टर फ्रेडरिक ए रकाहार्ट। तो इन्होंने बटरफ्लाइज को टैग करने के लिए उस बुक के एंड में रीडर्स को इनवाइट किया था। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर रकाहार्ट। तो एब्राइट की ममा ने लिखा डॉक्टर रकाहार्ट के लिए, क्या लिखा? उन्होंने लिखा होगा कि किस तरह से टैग करना है, क्या करना चाहिए। एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग टू द विंग्स ऑफ मोनार्चेस। और बहुत जल्दी एब्राइट ने स्टार्ट कर दिया बिल्कुल जो छोटे छोटे लाइट वेटेड जो टैग्स थे, स्टिकिंग टैग्स जो थे, वो मोनार्च बटरफ्लाइज के विंग्स के साथ में अटैच करना। एनीवन हु फाउंड इट टैग्ड
butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. अगर जिस किसी को भी वो टैग की हुई बटरफ्लाई मिलती तो उनको कहा जाता था कि आप इसको डॉक्टर इरोकाहार्ट को सेंड कर दीजिए. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर. और रीडिंग जहाँ पे उनका बर्थ हुआ था, तो रीडिंग उस शहर में बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का जो सीज़न है वो लगभग 6 हफ्तों तक लेट समर में वो 6 हफ्तों तक रहता है. ये ग्राफ दिया हुआ है आपको. ये नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 weeks. 6 हफ्तों में जो उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया था, ये बटरफ्लाइज के नाम हैं और साथ साथ में ये कितने नंबर्स कितने कलेक्ट किए थे. सबसे ज़्यादा ये ब्रश फुटेड 10 कलेक्ट किए थे. ठीक है, मोनार्च 1. इस तरह से ये उन्होंने 6 हफ्ते में कलेक्ट किए थे. इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी. अगर आप उनको एक एक करके पकड़ने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा नहीं पकड़ी जाएंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज. इसलिए एब्राइट का अगला स्टेप क्या था? बटरफ्लाइज का पूरा फ्लॉक ही तैयार कर देना, ग्रुप ही उसको पैदा करना. कैसे? ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्च and take her eggs and raise them in his basement through their life cycle from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. तो उसने क्या करता था? वो मोनार्च बटरफ्लाई को पकड़ता था, उनके एग्स लेता था और उन एग्स को अपने घर के बेसमेंट में उनको रेज करता था. वही लाइफ साइकिल वही रहता था उनका. पहले एग्स, फिर कैटरपिलर में चेंज हो जाना, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट बटरफ्लाई बनते थे. तो ये लाइफ साइकिल उसका एज इट इज़ ही था बटरफ्लाइज का. सिर्फ वो एग्स से स्टार्ट करता था, बाकी नॉर्मल प्रोसेस, वो जो नेचुरल प्रोसेस होती है वो एज इट इज़ थे. अपने घर के बेसमेंट में वो रेज कर रहा था उनको. देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो. जब वो एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती तो वो उनके विंग्स को टैग करता और उनको छोड़ देता. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्चेज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. कई सालों तक उसके घर का बेसमेंट जो है वो हज़ारों मोनार्च बटरफ्लाइज का घर रहा, जो कि अलग अलग डेवलपमेंट की स्टेजेस में थी, अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में थी वो. Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there is not much feedback, Ebright said. Ebright ने कहा कि धीरे धीरे से मेरा जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज को टैग करने का, वो इंटरेस्ट खो रहा था, मेरा खो गया वो इंटरेस्ट. एंड इट्स टीडियस, ये बहुत बोरिंग काम था और मुझे ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिल रही थी. इन ऑल द टाइम आई डिड इट, ही लाफ्ड. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. एब्राइट ने कहा कि in all the time, पूरा टाइम जितना भी मैंने बटरफ्लाइज को टैग किया, only 2 butterflies I had tagged were recaptured. सिर्फ 2 बटरफ्लाइज जिनको मैंने टैग किया था, मैं उनको दोबारा से रिकैप्चर कर पाया, रिकलेक्ट कर पाया, और वो भी मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, बल्कि 75 माइल्स की दूरी पे थे. देन इन द 7th grade ही गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज़ व्हेन ही एंटर्ड द काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट. जब वो 7th grade में पहुँचे तब जाके उनको पता चला कि असल में साइंस होती क्या है. जब उन्होंने एक काउंटी फेयर में, एक रीजनल साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया और वो वहाँ पे हार गए. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. तो एब्राइट ने कहा कि ये बहुत ही मेरे लिए दुख वाली फीलिंग थी. मैं बहुत दुखी था कि वहाँ पे मैं बैठा हुआ था और एंड नॉट गेट एनीथिंग, और मुझे कुछ नहीं मिला, प्राइज़ कुछ नहीं मिला, while everybody else, जबकि बाकी सभी लोग जिन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था उनको कुछ ना कुछ उन्होंने जीता था, कुछ ना कुछ हासिल किया था. His entry was slides of frog tissues. और उनकी क्या एंट्री थी साइंस फेयर में, क्या लेके गए थे वो? फ्रॉग टिश्यूज़ की स्लाइड्स बना करके, विच ही शोड अंडर माइक्रोस्कोप, जिसको कि उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया उन फ्रॉग टिश्यूज़ को.
He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. वो ये समझ गए थे कि विनर जिन्होंने वहाँ पे कुछ प्राइज़ जीते थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, सिर्फ साइंस को दिखाया नहीं था मेरी तरह। मैंने तो सिर्फ साइंस को दिखाया, बल्कि बाकी जो लोग थे उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। ऑलरेडी द कम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग। पहले से ही उनके अंदर जो कंपटीशन की फीलिंग जो थी, स्पिरिट जो थी, वो उनके अंदर आ गई थी। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स ऑफ फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। तो एब्राइट ने कहा कि हाँ, मैं जानता था अगले साल जो काउंटी फेयर होने वाला था उसके लिए मुझे एक रियल एक्सपेरिमेंट करना था, कोई सचमुच का एक्सपेरिमेंट करना था। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। और मैंने उसका सब्जेक्ट भी ढूंढ लिया था, सब्जेक्ट भी डिसाइड कर लिया था जिसको कि मैं जानता था, अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क। और वो वही इंसेक्ट वर्क था जिसके ऊपर मैं पिछले कई सालों से मेहनत कर रहा था, जिसके ऊपर मैं कई सालों से काम कर रहा था। क्या था वो? बटरफ्लाइज। सो ही रोट टू डॉक्टर यूरेका हार्ट फॉर आइडियाज़। और इसलिए उन्होंने डॉक्टर यूरेका हार्ट को कुछ आइडियाज़ के लिए पूछा। एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस। और उसके बाद सजेशंस का जैसे पूरा भंडार ही उनके पास आ गया हो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, कि कौन कौन से क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। तो डॉक्टर यूरेका हार्ट ने वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए सजेशंस भेजे उसको। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स में एब्राइट हमेशा बिजी रहता था जब वो अपने हाई स्कूल में भी था, और इसी की वजह से उसको कई तरह के काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में बहुत सारे उसको प्राइजेस भी मिले।